गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 7th क्लास का चैप्टर 4 शुरू किया था। आज हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने रिलीजन तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग डिवीज़न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन साउथ इंडियाज़ किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। साउथ इंडियाज़ में जो चोलास थे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। वहाँ पर बहुत जो अच्छे तरीके से इस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाता था। मेन हेड जो है वो किंग ही होता था। पहले जो कैपिटल थी चोलास किंगडम्स की वो थी तंजौर, बाद में इसको शिफ्ट करके कांचीपुरम बना दिया गया था। चोलास एम्पीरियर जो था वो डिवाइड था कुछ पार्ट्स में, जिसको मंडलम कहा जाता था। जो सारी की सारी जो मंडलम थी वो फिर फर्दर पार्ट्स में डिवाइड थी, उसको वलांदूर के नाम से जाना जाता था। और ये वलांदूर जो थी वो छोटे छोटे, और इन्हीं का जो ये वलांदूर थी इसका काउंसिल जो मिनिस्टर जो था वो किंग ही होता था। इसके बाद इसमें स्पेशल ऑफिसर्स होते थे और इसके बाद आगे जो कलेक्ट करने वाले होते थे टैक्सेस को वो इसमें इंक्लूड होते थे। और जो जिनसे जो मेनली किसी एक गांव में कोई टैक्स वगैरह जो इकट्ठा करता था उसको ऊर कहा जाता था। ये एक कॉमन विलेज में एक होता था। इसके बाद विलेज में एक जो हेड होता था उसको क्या कहा जाता था, सभा कहा जाता था। इसमें गांव का एक बड़ा जो लैंड होल्डर होता था वो सभा का मुखिया होता जाता था, बन जाता था। और इसके बाद जो मतलब जो ब्राह्मणों को जो भूमि जो दान में दी जाती थी उसको ब्रह्मदे कहा जाता था। इस टाइम पर चोलास लोगों के बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये अपनी ज़मीनों को दान में बहुत ज़्यादा देते थे, जिस पर बाद में बहुत विकास होने वाले लोगों के, मतलब जो लोगों का विकास हो ऐसे काम किए जाते थे। जैसे कि स्कूलों को ज़मीनें दान में दे दी, या फिर मंदिरों को ज़मीनें दान में दे दी, या फिर कहें कि ब्राह्मणों वगैरह को भी दान में ज़मीन दी जाती थी। और इसके बाद फिर लास्ट में जो ज़मीनें थी वो दान में दी जाती थी ऐसी पुअर फैमिली को, जो कि जिनके पास ऑक्यूपेशन कोई और नहीं होता था। इकोनॉमी की जो कंडीशंस की अगर हम बात करें वो चोलास की वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि एग्रीकल्चर जो लैंड थी वो बहुत अच्छी थी। और इसके बाद जो वहाँ का ट्रेड था वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन मेन जो ऑक्यूपेशंस था वो एग्रीकल्चर था वहाँ के पीपल्स का। और यहाँ के जो किंग्स थे वहाँ उन लोगों ने एक बहुत अच्छा काम ये किया था कि इरीगेशन की जो फैसिलिटी थी एग्रीकल्चर के लिए मेन, वो बहुत अच्छी बना के दी गई थी। मेन नदियों के साथ छोटी छोटी कैनालें जो है वो खेतों तक पहुँचाई गई थी। और इसके बाद जो लैंड होल्डर जो है अपना टैक्स पे करते थे ऑफिसर्स को। और वो जो ट्रेड्स भी बहुत अच्छा था उधर का। एक्सटर्नल और इंटरनल बहुत ही फ्लूइश तरीके से वो जो ट्रेड वहाँ का चलता था। और लोगों का जो स्टेटस था वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था और वो इसे एंजॉय करते थे। और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना रखा था जिसको टैक्स वगैरह को कलेक्ट करने के लिए इस सिस्टम को मनीग्राम के नाम से जाना जाता था। इसके बाद सोर्स ऑफ रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू मेन दो थे। एक तो टैक्स था, दूसरा एग्रीकल्चर से मिलने वाली एक टैक्स था जो एग्रीकल्चर पर मेन लगाया जाता था। या फिर इसके अलावा जो टैक्स लगाया जाता था कि खेतों में कुएँ वगैरह खोदने पर, पोंड वगैरह बनाने पर, टैंक बनाने पर, डैम बनाने पर, इरीगेशंस की जो कैनाल्स बनती थी उन पर भी लोगों से टैक्स इकट्ठा किया जाता था। फिर इसके बाद जो ट्रेड था ना वो भी वहाँ की जो रेवेन्यू का एक मेन सोर्स था। और वहाँ के जो लोग थे उनमें पॉजिटिविटी ये थी कि वो कभी भी टैक्स पे करने से मना नहीं करते थे। उनकी कंडीशन इतनी अच्छी होती थी कि वो अपने टैक्स को टाइम टू टाइम पे करते रहते थे अपने किंग को, या फिर जो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए बनाए गए थे उनको। और वहाँ की जो प्रजा थी वो इतनी पॉजिटिव थी कि जितना ज़्यादा टैक्स देते उन्हें पता था कि वो उतने ही ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। एक और बहुत बड़ी मेन पॉजिटिव पॉइंट जो था वो चोलास लोगों का रिलीजन से रिलेटेड था। ये जो चोलास लोग थे उन्होंने किसी एक रिलीजन्स की पॉलिसी को कभी फॉलो नहीं किया था। लोगों को उन्होंने फ्री कर रखा था अपने खुद के रिलीजन्स को फॉलो करने के लिए। और उन्होंने एक स्पेशल जो पैटर्न था अपने भक्ति का या शिवा वगैरह के जो मंदिर बनाने का वो था। उन्होंने बहुत लार्ज नंबर्स पर टेम्पल्स बनवाए थे अपने भगवान शिव के। और जो ये मंदिर थे ना यहाँ के, ये इतने ज़्यादा फेमस मंदिर थे कि लोग इन्हें आज भी दूर दूर तक जो हैं, दूर दूर से जाने वाले लोग इन्हें देखने जाते हैं।
बहुत ज़्यादा मंदिरों को काट काट कर इतनी सुंदर इनमें कटिंग की गई है कि लोग देखते ही ये सोच जाते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। अगर हम बात करें यहाँ के मंदिरों की, तो यहाँ के जो चोलास वगैरह के जो रूल्स में जो मंदिर बने थे, उन टेम्पल्स की आज तक भी कोई मतलब ऐसे मंदिर कोई नकल तक भी नहीं कर पाया है, ठीक है। और ये जो मंदिर थे वो सारे एक बेसिक प्लान के अकॉर्डिंग बनाए गए थे, सब में एक ही पैटर्न फॉलो किया गया था, ऊपर से फिर इनको डिफरेंट कर दिया गया था। और यहाँ के जो नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर थे ये इनसे थोड़े अलग मंदिर हैं, ठीक है। इनके जो चीफ फीचर्स थे कोलास टेम्पल्स के, वो थे वमना और उनका टावर, ठीक है। मतलब जो टावर थे हमारे यहाँ, जो टावर होते हैं वो थोड़े राउंड शेप में होके ऊपर की साइड बिल्कुल बंद हो जाते हैं, लेकिन इनके टावर जो होते थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे टावर्स होते थे, बहुत सुंदर तरीके से बने हुए ये टावर्स होते थे। और एक इनकी विशेषता होती थी गोपुरम। गोपुरम होता है कि मंदिर में एंट्री करने वाला जो गेट होता है ना, उसको गोपुरम बोलते हैं, और वो बहुत ही सुंदर होता था। और फिर अंदर जाकर मेन गेट के अंदर जाकर फिर एक बरामदे टाइप की चीज़ आती थी, उसके लिए भी कोई स्पेशल नाम है। और इसके बाद होता था गर्भगृह, जहाँ पर मेन जो देवता उनके होते थे उनकी एक तस्वीर लगाई जाती थी, ठीक है। अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल ले इन मंदिरों का, तो ये तंजावुर का मंदिर और गंगोई चोलपुरम का जो मंदिर है, ये गंगनोई चोलपुरम का जो मंदिर है, ये बहुत ही फेमस मंदिर था और इसको बनवाया था राजा राज ने और राजेंद्र ने, ठीक है। ये दो भाइयों के नाम है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे और सुंदर मंदिर बनवाए थे। और चोलास ने जो के बारे में एक अच्छी चीज़ जानने को ये मिलती है कि इनका जो मटेरियल इमेज थी ना, वो बहुत सुंदर थी, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने स्टोन वगैरह को यूज़ किया था, उनकी कटिंग करके बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोन वगैरह का यूज़ किया था, इसलिए इनकी जो नींव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये मंदिर आज भी नए के नए रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, इनके अलावा जो छोटे छोटे मंदिर बने थे, ऐसे बहुत सारे मंदिर जो मेन हिंदू आर्ट को फॉलो करते हैं वो बहुत सारे हैं उधर। और बहुत सारे जो राइटर्स थे उन्होंने टाइम टाइम पर इन मंदिरों के बारे में लिखा है और कहा है कि ये मंदिर आज भी एज इट इज़ हैं, ये अजूबों से मंदिर कम नहीं है। इसके आगे, इसके बाद जो दो फेमस मंदिर और थे साउथ इंडिया में ही, ये मंदिर थे जो नरसिम्हा राव प्रथम थे, उन्होंने मंदिर बनवाया था, महाबलीपुरम का मंदिर था। इसके अलावा जो पुलास ने डायनेस्टी में जो मंदिर बना था 625 AD से 645 AD तक, ये रथ मंदिर था। यहाँ पर 4 छोटे छोटे रथों को बनाया गया था, बिल्कुल कम डिस्टेंस में लेकर, और इसको रथ मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है। इसके बाद जो नरसिम्हा राव सेकंड था, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे से मंदिर बनवाए थे। मेनली ये जो ब्रिक्स के बनते थे और एज इट इज़ जो ये रॉक कट करके ये टेम्पल बनाए गए थे, और इनका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सुंदर स्ट्रक्चर्स था, और ये आज भी इंडिया में बहुत फेमस मंदिर है। इस तरह से बहुत अलग अलग टाइम पर बहुत सारे मंदिर इस डायनेस्टीज़ में बने थे और दुनिया इनको आज भी देखने को आती है। मेन टूरिस्ट प्लेस आज भी हैं इंडिया के। इसके बाद यहाँ की अगर लैंग्वेज और लिटरेसी की बात करें, तो ये लैंग्वेज और लिटरेसी बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल ग्रोथ उस टाइम पर इसकी थी, बहुत अच्छा ग्रोथ का काम था उस टाइम पे इनका। और मेनली हम लोग चोलास पीरियड में देखें ना, तो बहुत सारी रिलीजियस जो लैंग्वेज थी उनकी ग्रोथ हुई थी, और इसमें मेन थी तमिल, तेलुगु और कन्नड़, ठीक है। इसमें बहुत सारी लिटरेसी जो हमारे जो साहित्य वगैरह हैं वो बहुत सारे इन्हीं लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर फिलोसफीज और भक्ति की अगर हम बात करें, तो बहुत सारी न्यू पैटर्न हमें हमारे रिलीजन्स में और इनकी शिक्षाओं में, और इसके बाद जो इनकी फ़िलोसफी होती थी उनमें देखने को मिले हैं। बहुत अच्छी अच्छी उस टाइम पे कहानियाँ लिखी गई, इनके काव्य वगैरह लिखे गए, और अपनी गॉड को ये सारी चीज़ें क्या होती थी, उनको समर्पित होती थी। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से एक बार कोशिश करना कि आप अपने आप से भी इसकी एक्सरसाइज को कर पाओ, ठीक है। कल हम इसी चैप्टर में से आपका टेस्ट लेंगे।